वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम प्रतीक खत्री है और जैसा कि आपको पता है कि मैं टोटल चार लेक्चर लेता हूँ ट्वेल्थ कॉमर्स के, इकोनॉमिक्स के, ओसी के, स्टैटिस्टिक्स के और अकाउंट्स के। और अभी हमारा इकोनॉमिक्स चल रहा था और हम कर रहे हैं चैप्टर पॉपुलेशन और ये उसका पार्ट 2 है। हमने जो भी ट्रेंड थे पॉपुलेशन के वो कवर कर लिए इसके अगले वाले वीडियो में। आज से हम स्टार्ट करेंगे कॉजेज ऑफ रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो अभी हम चालू करते हैं कॉजेज ऑफ रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। देखो यहाँ पे टोटल दो फैक्टर्स है जो पॉपुलेशन इंक्रीज को अफेक्ट करते हैं। एक तो बर्थ रेट है, दूसरा डेथ रेट है। और जो इनका डिफरेंस आता है डेथ रेट और बर्थ रेट में, यही एक मेजर कॉज है इंक्रीज इन पॉपुलेशन का। और अगर दूसरे वर्ड्स में बोले तो हम बोल सकते हैं कि अगर बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट लो है तो हम बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन इससे बढ़ रही है। तब अगर बर्थ रेट हाई है और जो डेथ रेट वो लो है तो उसको बोलेंगे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। अभी आते हैं मीनिंग ऑफ बर्थ रेट। अभी बर्थ रेट क्या है, मैंने बोल तो लिया कि बर्थ रेट बढ़ने से और डेथ रेट डिक्रीज होने से पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो बर्थ रेट आखिर है क्या? तो बर्थ रेट डिपेक्ट करता है कि जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन पैदा हुए हैं आउट ऑफ एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग अ ईयर, मतलब हर 1000 लोग में कितने नए बच्चे पैदा हुए। द नंबर ऑफ न्यू बर्थ, नंबर ऑफ लाइव बर्थ, मतलब ऑन एन एवरेज जो 1000 बच्चे हैं, 1000 लोग हैं, सॉरी 1000 जो लोग हैं उसके आगे कितने कितने नंबर ऑफ बर्थ हुए और उसको हम बोलेंगे बर्थ रेट। अब बर्थ रेट का एक फॉर्मूला दिया गया है। बर्थ रेट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द गिवन ईयर, ऐसा मैंने बोला, आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000। मतलब 1000 लोगों के आगे आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन कितने नए लाइव बर्थ हुए हैं। 1000 लोग हैं ऑन एन एवरेज, जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें जो 1000 लोग हैं उसमें ऑन एन एवरेज कितने लाइव नए बच्चे पैदा हुए हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न यहाँ पे लिखा है। तो ये फॉर्मूला है बर्थ रेट का। अभी इसी फॉर्मूला से आगे कुछ ट्रेंड दिखाए गए हैं। तो ये परसेंटेज में डिपेक्ट नहीं होते, ये टोटल नंबर्स में डिपेक्ट होते हैं, परसेंटेज में डिपेक्ट नहीं होते ये। और कितना एडिशन हुआ है, कितना डिडक्शन हुआ है आउट ऑफ 1000 पीपल में, ये भी दिखाता है बर्थ रेट में। और अगर बर्थ रेट बढ़ रहा है तो हम बोलते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। और अगर बर्थ रेट अगर हेल्प करता है कि पॉपुलेशन पॉलिसी हम डिसाइड करें अच्छे से। ये कुछ आगे ट्रेंड दिए गए हैं, जैसे 1951 में आउट ऑफ एवरी 1000 पर्सन 39.9 नए बच्चे पैदा हो रहे थे। मतलब बर्थ रेट आउट ऑफ 1000 पर्सन, 1000 लोगों के आगे, जो ऑन एन एवरेज इंडिया में 1000 लोग हैं उसके सामने 39.9 नए बच्चे पैदा हो रहे थे। और ये परसेंटेज नहीं है, ये एब्सोल्यूट नंबर है, ये परसेंटेज नहीं है। अब 2011 में ये 21.8 हो गया आउट ऑफ एवरी 1000 पर्सन। मतलब ये दिखा रहा है कि बर्थ रेट कम हो रहा है। तो अगर इसका कुछ एनालिसिस देखें, बोल रहा है कि 1951 में जो बर्थ रेट था इंडिया का 39.9 था, जो घट के 21.8 हो गया 2011 में। तो ये दिखा रहा है कि देयर इज अ स्लो रिडक्शन द बर्थ रेट। और इसका जो मेजर रीजन है वो था लो लेवल ऑफ एजुकेशन, प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड, लो इनकम लेवल्स एक्सेट्रा। मतलब जो पहले बढ़ रही थी और अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रही है। पहले ज्यादा क्यों थी बर्थ रेट, 39.9 क्यों इतनी ज्यादा बर्थ रेट थी आउट ऑफ एवरी 1000 पर्सन? वहां पे लो लेवल ऑफ एजुकेशन था। 1951 की बात कर रहा हूं मैं। प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड था। अगर बच्ची होती थी तो और बच्चे पैदा करते थे क्योंकि मेल चाइल्ड की इच्छा में। और लो लेवल ऑफ इनकम था। तो ये सब ने इसकी ओर लीड किया, ये सब ने ज्यादा बच्चे पैदा करने की ओर लीड किया। और इसकी इनकम कम होती थी,
उसका एक और भी रीजन था कि वो लोग बिलीव करते थे कि अगर जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतनी ज्यादा वो कमाने जाएंगे और उतनी ज्यादा इनकम होगी। पर ये बात भी एक नोटिसेबल है क्या, जो जो कमा के आ रहा है वो अपना नरिशमेंट खुद कर रहा है, तो उससे कुछ एक्स्ट्रा एडिशन नहीं हुआ। तो ये बात क्योंकि उनकी लो लेवल ऑफ एजुकेशन थी तो ये बात उनको समझ में नहीं आती थी। तभी 1951 में जो बर्थ रेट था आउट ऑफ एवरी 1000 पर्सन वो 39.9 था, जो बहुत बुरी बात है। पर अभी थोड़ा रिड्यूस हुआ है 21.8। अगर ये नंबर याद रख लो और ये फॉर्मूला याद रख लो बर्थ रेट की, तो तुम्हें 2-3 मार्क तुम्हें बहुत इजीली दिला सकते हैं। अभी आगे आता है डेथ रेट का मीनिंग। आखिर डेथ रेट है क्या? डेथ रेट जो डिपेक्ट डेथ रेट ये डिपेक्ट करता है कि आउट ऑफ एवरी 1000 पीपल ऑफ कंट्री ऑन एन एवरेज सामने कितने लोग मरे। मतलब 1000 लोग में जो ऑन एन एवरेज टोटल पॉपुलेशन है उसमें से जो 1000 लोग हैं उसके आगे कितने नंबर ऑफ पीपल मरे। तो अगर बर्थ रेट हाई होगा तो पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे देखा गया है कि 1951 में ये जो डेथ रेट था आउट ऑफ एवरी 1000 पर्सन वो 27.4 था। अगेन ये परसेंटेज नहीं है, ये एब्सोल्यूट नंबर है। मतलब 1000 लोगों के आगे सिर्फ 27.4 लोग मर रहे हैं। और 2011 में ये बहुत ड्रास्टिकली कम हुआ, 7.1 लोग मर रहे थे आउट ऑफ एवरी 1000 पर्सन। तो एक बहुत बुरी बात है अगर बर्थ रेट देश का हाई हो एज कंपेयर टू डेथ रेट, तो इससे पॉपुलेशन बढ़ती है। अच्छा, अगर ये बुरी बात नहीं हो कि अगर अगर पॉपुलेशन का जो इंक्रीज है, पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो अच्छे से मैनेज की जाए, अच्छे से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी जाए, ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी जाए कि हर बंदा अपने आप को तो फीड कर पाए पर अपनी फैमिली को भी फीड कर पाए, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। पर अगर ये देश नहीं कर पा रहा कि अच्छा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और अच्छी इकोनॉमी अगर लोगों को नहीं दे पा रहा देश, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं दे पा रहा, तो पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ही बड़ा बर्डन है देश के लिए। अभी आगे कुछ एनालिसिस और कंक्लूजन दिया है। तो डेथ रेट है इंडिया में 1951 में वो था 27.4 था, जो गिर के 7.1 हो गया 2011 में। तो आप देख सकते हो कि 20.3 लोग जो डिफरेंस है और 20.3 है वो इतना कम हुआ है। तो ये दिखा था कि कितना ड्रास्टिकली डेथ रेट कम हुआ है। मतलब एज कंपेयर टू 1951 2011 में 20.3 लोग कम मर रहे थे और सिर्फ 7.1 लोग ही मर रहे थे आउट ऑफ एवरी 1000 पर्सन। जो तो ये जब प्रॉब्लम कब आती है, जब डेथ रेट बर्थ रेट से कम हो। मतलब डेथ रेट, अगर फॉल इन डेथ रेट इज मच हायर देन फॉल इन बर्थ रेट। मतलब अगर डेथ रेट, मतलब बोल सकते हैं कि अगर देश में कम डेथ हो रही है एज कंपेयर टू न्यू बर्थ्स, तो ये जो डेवलपिंग कंट्री है जिसमें अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है, अच्छा एजुकेशन नहीं है, अच्छे रिसोर्सेज नहीं है, तो उस देश के लिए बहुत बड़ा बर्डन हो सकता है। इसका एक बहुत ही बड़ा, अच्छा ये डेथ रेट कम क्यों हुआ है, मतलब लोग पहले से कम क्यों मर रहे हैं। जो 20.3 लोग जो कम मरे हैं 1951 के कंपेयर करें ऑन एन एवरेज, तो ऐसा क्यों हुआ है? पहले तो कि जो फेमाइन्स आए थे उसको कंट्रोल कर दिया गया और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ थी उसको इम्प्रूव कर दिया गया। न्यूट्रिशन फूड जो है वो ऑन एन एवरेज सबको अवेलेबल है। और जो मेडिकल सर्विसेज है उनमें जो इंक्रीज और इम्प्रूवमेंट आया है वो भी बहुत नोटिसेबल है। एजुकेशन का जो स्प्रेड है वो भी बहुत अच्छे से हो रहा है। और मेडिकल साइंस में जो इम्प्रूवमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा हुआ है। और जो रिसर्च हुई थी इन द फील्ड ऑफ सर्जरी और कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन डिजीज, ये भी एक काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है जैसे डेथ रेट कम हुआ है। तो अगर डेथ रेट कम हो ये प्रॉब्लम नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पर डेथ रेट कम हो और बर्थ रेट ज़्यादा हो तो ये एक प्रॉब्लम है। किसके लिए प्रॉब्लम है? जहाँ पे अच्छी
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे अच्छे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो ये जो इंक्रीज इन पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ा बर्डन बन जाती है देश की जनता पे। अब ये कुछ कॉजेज हैं हाई बर्थ रेट के। ये बर्थ रेट इतना हाई क्यों है? आप समझ रहे हो बर्थ रेट इतना हाई क्यों है? अलग अलग फैक्टर दिए हैं। टोटल यहाँ पे 3 फैक्टर दिए हैं। एक तो सोशल फैक्टर, दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर, तीसरा अदर फैक्टर। अब आगे जो दिया है वो सोशल फैक्टर है। सबसे पहला जो है वो यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज। इंडिया में मैरिज एक रिलीजियस रिचुअल है। तो सोसाइटी है वो डाउट करती है अनमैरिड पर्सन को। मतलब इंडिया में मैरिज को बहुत प्योर और बहुत होली माना जाता है। तब मैरिज एक मैंडेटरी पार्ट है एक पर्सन की लाइफ का, इंडिया में ऐसा माना जाता है। तो जो बंदा शादी नहीं करता, लोग उसको डाउट एज अ डाउट की नजरों से देखते हैं कि भाई शादी क्यों नहीं कर रहा। इससे बचने के लिए, इस सोसाइटी के डाउट से बचने के लिए, जो वुमेन और मेन है शादी शादी से बच नहीं पाते और शादी में उन शादी करनी ही पड़ती है कि सोसाइटी उन पर डाउट करती है जो अनमैरिड पर्सन होते हैं। क्या में ये बात है, हालांकि अभी थोड़ा कम देखा जा रहा है, पर ये बात अभी भी मोस्ट ऑफ द इंडियन पार्ट में देखी जाती है। तो इसलिए जो मेन वुमेन है उनको शादी करनी ही पड़ती है। और डिसेबल पीपल भी एक्सेप्शन नहीं है। डिसेबल पीपल को भी लोग एज अ डाउट की नजरों से देखते हैं, भाई शादी क्यों नहीं कर रहा। तो उनको भी शादी एज अ इंडियन सोसाइटी को देख के करनी पड़ती है। और एज कंपेयर टू एडवांस्ड कंट्री, जो इंडिया में जो वुमेन है उनको वो मोस्टली मैरिड है। तो ये एक यूनिवर्सलिटी बन गई है शादी, जिसकी वजह से बर्थ रेट काफी हाई है। अब अगर एडवांस कंट्री जैसे अमेरिका, नॉर्वे, यूके बात करें तो वहाँ पे इतना फोर्स नहीं करते मैरिज को। पर अभी इंडिया में मोस्ट ऑफ द वुमेन जो एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज, बाहर के एडवांस कंट्री है, वहाँ एज कम्पेयर अगर उससे करें तो इंडिया की जो वुमेन है वो मैरिड ही है। तो एक यूनिवर्सलिटी बन गई है। अभी आगे आता है अर्ली मैरिज एंड विडो री मैरिज। दूसरा जो अभी रीजन है एक सोशल फैक्टर का जो जिससे पॉपुलेशन बढ़ रही है, हाई बर्थ रेट है जिससे। एक तो है अर्ली मैरिज और विडो री मैरिज। बहुत से ऐसे पार्ट है कंट्री में जहाँ पे चाइल्ड मैरिज अभी भी होती है। भले लॉ ने चाइल्ड मैरिज को बैन कर दिया हो, पर अभी भी चाइल्ड मैरिज तो अभी प्रिवेल करती है। बहुत सारे गांव इलाके में, जो गांव वाले इलाके हैं, तो बैकवर्ड क्लास इलाके हैं, वहाँ पे छोटी उम्र में शादी होती ही है। तो जो उनका फर्टिलिटी स्पैन है का बहुत बढ़ जाता है। अब ये फर्टिलिटी स्पैन का मतलब क्या है? सपोज अर्बन एरिया में एक आदमी ने शादी की 26, 27, 28, दोनों कपल ने जब 26, 27 के हुए उन्होंने शादी की, तो उनका जो फर्टिलिटी पीरियड होगा वो 27 की या 26 की उम्र से चालू होगा और जो खत्म होगा 50, 60 तक। तो उनको काफी कम पीरियड मिला है टू गिव अ बर्थ टू अ बेबी चाइल्ड। मतलब एज कंपेयर टू रूरल एरिया से, तो अर्बन एरिया में जैसे 26, 27 में शादी की है, वो कम बच्चे पैदा करेंगे एज कंपेयर टू रूरल एरिया में जैसे 15, 16 की उम्र में शादी की है। उससे रिजल्ट क्या होता है? ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं रूरल एरिया में और पॉपुलेशन इससे बढ़ती है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जो बर्थ जिसकी वजह से इंडिया में बर्थ रेट बढ़ रहा है। और आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया की जो है वो गांव में रहती है, रूरल एरिया में रहती है। उससे हम बोल सकते हैं कि इसकी वजह से, चाइल्ड मैरिज की वजह से, फर्टिलिटी रेट बढ़ जाता है। मतलब 15 की उम्र से लोग बच्चे पैदा करना चालू कर देते हैं। और इसकी वजह से जो फर्टिलिटी रेट है काफ़ी काफ़ी बढ़ जाता है। लगभग 10 साल बढ़ जाता है अगर कंपेयर करें अर्बन एरिया से। तो उनको 10 साल ज़्यादा टाइम मिलता है बच्चे पैदा करने के लिए। तो ये बात गलत है जो जो बर्थ रेट को ज़्यादा बढ़ावा देती है। विडो री मैरिज इन इंडिया, तो एक था क्या पहले ज़माने में विडो
रीमैरिज नहीं होती थी। पर आज के ज़माने में विडो रीमैरिज एक्ट की वजह से, मतलब एक एक्ट पास हुआ था जिसमें विडो को भी शादी करने का मौका मिलता था। उसकी वजह से होता क्या था, आजकल जो विडो रीमैरिज है वो बहुत कॉमन हो गई है। विडो रीमैरिज की वजह से जब एक विडो अगर नई शादी करती है तो वो वहां पे भी एज अ चाइल्ड का बर्थ देती है। उससे भी एक बहुत ही बड़ा रीजन है जो जिसकी वजह से बर्थ रेट इंडिया में हाई है। तो एक अर्ली मैरिज, दूसरा विडो रीमैरिज। अभी तीसरा आता है प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड। अब इंडिया मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, मतलब जहाँ पे मेल का प्रेफरेंस ज्यादा है, तो ज्यादा इम्पोर्टेंस जो सन का बर्थ है उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है एज कंपेयर टू डॉटर। टोटल तीन मेन रीजंस है। पहला कि ऐसा माना जाता है कि एक नर्क है, पू नाम का नर्क, जिसको सिर्फ एक सन के बर्थ से ही बचा जा सकता है उसमें जाने से। अब ऐसा एक मानता है कि पू नाम का एक नर्क है, अगर जो माँ बाप है वो नर्क में चले जाएंगे, पू नाम के नर्क में, अगर बच्चे को पैदा ना करे, अगर सन सन को पैदा ना करे। अब यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा है, इट इज बिलीव्ड दैट देयर इज अ हेल नेम्ड पू एंड अ सन बर्थ कैन स्टॉप देम फ्रॉम रीचिंग दिस हेल। अब ये पता नहीं कहाँ का है, ये सोच, ये पता नहीं कहाँ की, ये पता नहीं है। पर अगर आप लड़का पैदा नहीं करोगे तो आप पू नाम के नरक में चले जाओगे। ऐसी एक सोच है किसी गांवठी इलाके में, पता नहीं कहाँ पर है। मैंने तो अभी सुना नहीं था पहले, पर मैंने बुक पढ़ने के बाद ही सुना है। मैंने इकोनॉमिक का जो पॉपुलेशन चैप्टर है, मैंने इसमें ये पहली बार सुना है। होगा ये बात भी होगी। दूसरा है फॉर प्रोक्रिएशन, मतलब जो उनका वंशज है अगर आगे बढ़ना चाहिए तभी वो सन चाइल्ड को प्रेफर करते हैं बहुत, ताकि वंशज आगे बढ़े उनका। तीसरा है टू सपोर्ट देम फाइनेंशियली ड्यूरिंग ओल्ड, कि बुढ़ापे में लड़का साथ देगा, इसके विश्वास से तो बच्चा पैदा करते हैं, मेल चाइल्ड सन को। टोटली तीन तीन रीजन थे जिसकी वजह से मेल चाइल्ड को प्रेफरेंस ज्यादा मिलता है। पहला तो एक है कि माँ बाप नरक में चले जाएंगे पू नाम के अगर वो बच्चा जो सन पैदा नहीं करेंगे। और दूसरा प्रोक्रिएशन, वंशज को आगे बढ़ाना। तीसरा सपोर्ट देम फाइनेंशियली ड्यूरिंग ओल्ड एज, बुढ़ापे में जो लड़का है माँ बाप का ख्याल रखेगा। तो ये तीन रीजन है जिसकी वजह से मेल चाइल्ड को प्रेफरेंस मिलता है। जिसकी वजह से अगर वो नहीं होता, भले गर्ल हुई हो, उसके बाद भी लोग लड़का पैदा करने के लिए ट्राई करते हैं। अगर 4 गर्ल भी हुई है ना तो लोग 5वां भी ट्राई करेंगे क्योंकि हमें लड़का हो जाए। मतलब ऐसा ऐसा करते हैं लोग। इसकी वजह से बर्थ रेट बहुत हाई है इंडिया में, और डेथ रेट कम हो गया क्योंकि हेल्थ केयर अच्छा हो गया है। ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे काम करता है। और इंडिया की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को हैंडल कर पाए। हर साल एक पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया इंडिया में ऐड होता है। ये बात गलत है। और ये बात ये जो इसका सॉल्यूशन है वो एक एजुकेशन। अगर यहाँ पे जो लिटरेसी है वो बढ़ जाए, अगर हर आदमी एजुकेटेड हो जाए तो ये प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। अभी आगे आता है जॉइंट फैमिली सिस्टम। जॉइंट फैमिली सिस्टम अभी आगे आता है। तो अभी इंडिया में मोस्ट ऑफ द पार्ट में मोस्ट ऑफ द फैमिलीज जॉइंट फैमिली सिस्टम ही फॉलो करती है, स्पेशली इन रूरल एरियाज, गांवठी इलाके में। तो उससे होता क्या है कि जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे को बड़ा करने की, वो सभी के सभी फैमिली मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। मतलब अगर एक जॉइंट फैमिली होगी उसमें बच्चा अगर होगा तो उसको अब उसके अपब्रिंगिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हर फैमिली मेंबर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो क्या जो चाइल्ड पैदा होता है वो बर्डन नहीं लगता। तो तभी जॉइंट फैमिली में बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं, तो इसलिए चाइल्ड बर्डन नहीं महसूस करवाता फैमिली को। तो उससे होता क्या है, फैमिली और बच्चे पैदा करती है और बर्थ रेट और बढ़ता है। अब ये कुछ सोशल फैक्टर थे हाई बर्थ रेट के। पहला यूनिवर्सल मैरिज जो इंडिया में है, दूसरा अर्ली मैरिज और विडो री मैरिज, तीसरा प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड, और चौथा जॉइंट फैमिली।
अभी आगे कुछ इकोनॉमिक फैक्टर दिए गए हैं। पहला है लो लेवल ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ है, उसका एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। तो ये इसमें बोला क्या गया है कि इसमें फीमेल एजुकेशन के बारे में बोला गया है। बोलते हैं कि जहाँ पे कम एजुकेशन होती है, मतलब जहाँ पे कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर फैमिली की वुमेन अगर कम पढ़ी लिखी होती है, तो समझ नहीं पाती फैमिली प्लानिंग के बारे में और स्मॉल फैमिली का बेनिफिट्स के बारे में, और उसकी वजह से वो फैमिली बढ़ाते हैं और फैमिली बड़ी करते हैं। जो एजुकेशन होती है और जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है फैमिली में, वो इनवर्स रिलेशनशिप में है ऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब अगर एक फैमिली में एजुकेशन कम होगी तो उसमें बच्चे ज़्यादा होंगे, तब उसमें चाइल्ड बर्थ है वो ज़्यादा होगा। और अगर फैमिली एक एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, तो उसमें जो बर्थ रेट है वो कम होगा। तो ये देखा गया है कि अगर इलिटरेट वुमेन को कंपेयर करें, तो जो वुमेन उसको प्राइमरी एजुकेशन मिली है, वो कम बच्चे पैदा करेगी एज कंपेयर टू इलिटरेट वुमेन। और ये प्रूवन है। ये प्रूव करता है कि जो मिडिल स्कूल एजुकेटेड और सेकेंडरी स्कूल एजुकेटेड है, एज कंपेयर टू प्राइमरी एजुकेटेड वुमेन, वो भी बच्चे कम पैदा करेगी। और इस एक्सपीरियंस से हम बोल सकते हैं कि जो लिटरेसी है और लो लेवल ऑफ एजुकेशन है, वो बर्थ रेट से बहुत हाईली कनेक्टेड है। और इसकी वजह से जिसमें लिटरेसी अगर ज़्यादा हो और अगर एजुकेशन का लेवल ज़्यादा हो, तो डेफिनेटली जो बर्थ रेट है बहुत ही बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू इलिटरेट वुमेन। आप समझ रहे हो ना, अगर एक वुमेन को अगर पढ़ा लिखा लिया जाए, तो एक फैमिली को अगर एजुकेट कर दिया जाए, तो ये जो प्रॉब्लम है बर्थ रेट की, बहुत ड्रास्टिकली कम हो जाएगी। लोग कम बच्चे पैदा करने लग जाएंगे ड्यू टू लो लेवल ऑफ एजुकेशन। अब आगे आता है लो लेवल ऑफ इनकम। अब इसमें बोला गया है कि अगर एक फैमिली की इनकम कम है, तो जो चाइल्ड का बर्थ है सेकंड, लो लेवल ऑफ इनकम। इसमें बोला क्या गया है कि अगर एक फैमिली की इनकम कम है, तो जो चाइल्ड बर्थ होगा, उसको लोग एज अ असेट समझते हैं। कि आपको पता है कि इंडिया में एजुकेशन बहुत कम है लोगों में। तो जो अगर एक फैमिली की लो लेवल ऑफ इनकम है, तो अगर वो बच्चे पैदा करेंगे तो वो सोचते हैं कि वो बच्चे कमाने जाएंगे। तो अगर वो कमाने जाएंगे, तो वो पैसे लेके आएंगे। पर ये असली में असेट के बदले बर्डन बन जाता है, क्योंकि जब तक उसको बड़ा करें तब तक वो बच्चा बर्डन ही रहता है। जब तक वो 15-16 का नहीं होता तब तक वो नहीं कमा पाएगा, और तब तक वो फैमिली पे एक बर्डन ही रहेगा। तो उसको इसीलिए कॉमनली ये एक बिलीव है, मोर द मरियर, मोर द मैरियर। तो इसको एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर चाइल्ड है, वो भी अगर फैमिली में इनकम कंट्रीब्यूट करेगा, तो फैमिली का जो सिचुएशन है वो अच्छी होगी। पर ये वो फ्यूचर में करेगा, वो सही समझ नहीं पाते। मतलब जो 15 साल तक है तब तक तो चाइल्ड का अपब्रिंगिंग पेरेंट्स को ही देखना पड़ेगा। तो वो एक बहुत बड़ा बर्डन बन जाता है फैमिली के लिए। आज भी कई सारे जो बच्चे हैं वो स्मॉल ईटरीज में और टी स्टॉल पे काम करते हैं। तो यही एक रीज़न है, यही एक लो मेंटालिटी है, तो बिलीव करवाती है कि ज़्यादा अगर बच्चे होंगे, ज़्यादा अगर असेट होगा, तो फैमिली के बर्डन को कम करेगा इनकम के। पर ये गलत बात है। वो असेट के बदले वो बर्डन बन जाता है। और अगर चाइल्ड को अच्छी अपब्रिंगिंग नहीं दे पाते पेरेंट्स,
अच्छा पाल नहीं पाते, पालना और बड़ा करना नहीं पाते, तो वो उनको काम पे लगा लेते हैं, टी स्टॉल पे लगा लेते हैं, स्मॉल ईटरीज पे लगा लेते हैं, ढाबे पे काम करवाते हैं। तो ये बात गलत है, और ये देश को अच्छी डायरेक्शन पे नहीं लेके जा रहा। तीसरा है हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अब आउट ऑफ एवरी 1000 born a given year, the number of child death for a 1 year of age known as infant mortality rate। तब हर 1000 नए बच्चे पे जो पैदा होते हैं इंडिया में या कहीं पे भी, उसमें से कितने बच्चे 1 साल के अंदर ही मर गए, उसको हम बोलेंगे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। और ये इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कितना है अभी देखते हैं एक बार। 1951 में ये इन्फेंट मोर्टालिटी रेट था 146 आउट ऑफ एवरी 1000 लाइव बर्थ। 2011 में ये 41.40 हो गया, जो बहुत ड्रास्टिकली गिरा है। पर एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज जैसे नॉर्वे, यूके, अमेरिका, से ये जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है बहुत ज़्यादा है, 41.40। तो इसमें भी बोला गया है extent of infant mortality rate is high in India comparison with various other developed countries। जो जो 1951 में था ये 146 था, और ये फेल हो गया 41.40 हो गया, बट स्टिल इट इज़ वेरी हाई। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है पुअर्टी के लिए, पुअर्टी दिखाता है, और गर्ल चाइल्ड को एक लेस केयर मिलता है, और जो न्यूट्रिशियस फूड है वो नहीं मिल पाता बच्चों को, और फ्रीक्वेंट अबॉर्शन होते हैं वुमेन को। और ये सब जो प्रैक्टिसेस है चाइल्ड के अपब्रिंगिंग में, और इनएडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज है, जो गैप कम होता है दो बच्चों के बीच में, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से बर्थ रेट बहुत बढ़ गया है। क्योंकि अगर बच्चे मर गए तो लोग ज़्यादा टेंड करेंगे और बच्चे पैदा करें, और वो गैप छोड़ते नहीं है दो चाइल्ड के बीच में, इसमें माल नरिशमेंट आ जाता है बच्चों के अंदर। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है बर्थ रेट हाई होने का। टोटल यहाँ पे 3 इकोनॉमिक फैक्टर थे। पहला लो लेवल ऑफ एजुकेशन, दूसरा लो लेवल ऑफ इनकम, तीसरा हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अभी आता है अदर फैक्टर्स, अभी दूसरे फैक्टर्स आते हैं। अदर फैक्टर्स क्या है? तो अगर आउट ऑफ एवरी 1000, एक पहला अदर फैक्टर में पहला है हाई फर्टिलिटी। अब ये बोल क्या रहा है कि आउट ऑफ एवरी 1000 फीमेल्स ऑफ एज ग्रुप 15 to 49 ईयर्स, कितनी वुमेन ने बच्चों को पैदा किया, लाइफ बर्थ दी, तो उसको हम बोलेंगे फर्टिलिटी रेट। जो इंडिया का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है, तो एक हाई फर्टिलिटी ये इसका स्पेशलिटी है। को समझने के लिए पहले हमें स्पेशलिटी को समझना पड़ेगा विथ रेफरेंस टू वुमेन ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 15 to 49 ईयर्स। अब ये क्यों होता है? जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है उसमें हाई फर्टिलिटी रेट क्यों है इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 49 ईयर्स ऑफ फीमेल्स आउट ऑफ एवरी 1000 पीपल? इसका एक कॉज समझना पड़ेगा, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। पहला तो है 1961 में जो एवरेज वुमन थी इस एज ग्रुप की, वो 6 बच्चे पैदा करती थी। मतलब जो वुमेन 15 to 49 ईयर्स की जो एज ग्रुप है, में जो वुमेन है वो ऑन एन एवरेज 6 चिल्ड्रन को बर्थ देती थी, तो गिर के 3 हो गया 2011 में। स्टिल ये अगर कंसिडर करें तो बहुत हाई है एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। इसके कुल 2 रीज़न है हाई हाई रेट के, हाई फर्टिलिटी रेट के टोटल 2 रीज़न है। पहला तो है अर्ली मैरिज लीड्स टू लॉन्गर फर्टिलिटी पीरियड ऑफ वुमेन। कि अगर शादी बहुत जल्दी हो जाती है
तो जो फर्टिलिटी पीरियड है वुमेन का, वो बहुत बढ़ जाता है। मतलब अगर शादी 15 की एज में हो गई, तो वुमेन 15 से लेके 49 ईयर्स तक बच्चे पैदा कर सकते हैं। काफी लंबा फर्टिलिटी रेट है। का जो प्रोपोर्शन ऑफ अनमैरिड वुमेन, टोटल नंबर ऑफ वुमेन इन fertile age group is very low. The proportion of unmarried women and total number of women in the fertile age group is very low. तो जो अनमैरिड वुमेन्स है आउट ऑफ टोटल मैरिड वुमेन, टोटल नंबर ऑफ वुमेन, तो उसका जो फर्टाइल एज ग्रुप है बहुत लो है। तो ये होता क्या है कि अगर एक वुमेन का फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई है, जैसे अगर शादी 15 में हो जाती है और 49 ईयर्स तक ये शादी प्रिवेल रहती है, तो इस फर्टिलिटी पीरियड में वुमेन बहुत बच्चे पैदा कर सकती है एज कम्पेयर टू अगर शादी 25 और 25 की एज में होगी और 26 की एज में होगी, तो फर्टिलिटी रेट बहुत ड्रास्टिकली कम होता है। जैसे 10 साल या 15 साल कम हो जाता है फर्टिलिटी रेट अगर शादी लेट हो तो। ये भी एक रीज़न है हाई बर्थ रेट का। द लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग इंफॉर्मेशन। फैमिली प्लानिंग refers to the decision on the size of family and maintaining a gap between children based on proper understanding. तो अगर हम फैमिली प्लानिंग करें और एक एक अच्छी जो जितनी हमें फैमिली की साइज चाहिए हम पहले ही प्लान कर लें, और जो दो चिल्ड्रन का बर्थ है उसके बीच में एक अच्छा गैप रखें 3 to 4 ईयर्स, तो हम बोल सकते हैं कि हम जो पेरेंटहुड है वो हम अच्छे से प्लान किया। तो अगर ये जो प्लान किया वो जो पेरेंटहुड होता है उससे बर्थ रेट कम होता है। लोग दो बच्चे ही पैदा करते हैं या एक बच्चा ही पैदा करते हैं फैमिली प्लानिंग जो करते हैं। पर इंडिया में क्या है कि फैमिली प्लानिंग की बहुत कमी है। इंडिया, ड्यू टू पुअर्टी और सोशल कस्टम, religious belief combined with low level of education has acted as an obstacle in family planning. इंडिया में क्या है कि गरीबी तो है, बाकी सोशल कस्टम्स हैं और अलग अलग रिलीजियस बिलीव्स हैं जो कंबाइन करते हैं लो लेवल ऑफ एजुकेशन में, जो एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बनती है फैमिली प्लानिंग में। और moreover, lack of knowledge regarding the instrument of contraception and sometimes scarcity of those leads to high birth rate। और इसकी वजह से लोग जिसके पास एजुकेशन नहीं है तो अलग अलग सोशल बिलीफ रखते हैं, और जो पुअर हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल नहीं करते, उनको नॉलेज भी नहीं होती इसके बारे में। तो उससे होता क्या है, जो स्कैरसिटी होती है इंडिया में इन सब चीज़ों की, लो एजुकेशन, पुअर्टी, तो उससे होता क्या है, जो बर्थ रेट बहुत हाई हो जाता है। दीज आर सम ऑफ द कॉजेज ऑफ लो डेथ रेट इन इंडिया। पहला तो है इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब ये जो अदर फैक्टर्स थे हम कंप्लीट कर गए। पहला तो हाई फर्टिलिटी रेट, लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग इंफॉर्मेशन। टोटल यहाँ पे कुछ 3 रीजंस थे: सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, अदर फैक्टर। सोशल फैक्टर में पहला था यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज, दूसरा अर्ली मैरिज एंड विडो री मैरिज, तीसरा था प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड, और चौथा था जॉइंट फैमिली सिस्टम। और ये बढ़ावा देता था बर्थ रेट को। फिर कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जो पहला था लो लेवल ऑफ एजुकेशन, दूसरा लो लेवल ऑफ इनकम, तीसरा हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। उसके बाद कुछ अदर फैक्टर्स आए, उसमें पहला था हाई फर्टिलिटी रेट और दूसरा था लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग। अभी आगे आता है कुछ कॉजेस ऑफ लो डेथ रेट।
अब डेथ रेट कम क्यों हो गया है? इसके कुछ कॉजेस दिए गए हैं। पहला तो है इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है इंडिया में वो काफी बढ़ गया है और काफी अच्छा हो गया है, क्योंकि इनकम भी बढ़ी है। हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। पर जो हमारे कंट्री के लोग हैं वो आज अभी हम समझने लगे हैं कि क्वालिटी फूड और क्वालिटी ग्रेन्स जरूरी है, बेटर हाउसिंग भी जरूरी है, हेल्थ केयर सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए, या आज हम समझने लगे हैं। और जो एजुकेशन है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ गया इंडिया में। आजकल हर बच्चा पढ़ाई कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इसमें रीजन बन गया है जिसकी वजह से जो डेथ रेट बहुत कम हो गया है। और ये हम समझ सकते हैं, हमने ये सब चीजें ऑब्जर्व भी कर। अब दूसरा आता है कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक। जैसे स्टार्टिंग ऑफ 20th सेंचुरी अगर उसकी बात करें, उसमें बहुत सारे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज थे, जैसा प्लेग था, मिजल्स था, ट्यूबरक्लोसिस था, मलेरिया था। इसकी वजह से डेथ रेट बहुत बढ़ गया था। पर जो 20th सेंचुरी है उसके एंड में जो डेवलपमेंट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्रेस पे चला गया। और जो डेवलपमेंट था वो बहुत ज़्यादा हो गया एट द एंड ऑफ 20th सेंचुरी। और इनोवेशन भी बहुत बढ़ गया। और अलग अलग वैक्सीनेशन के जो इम्यूनाइजेशन है आ गए। तो उससे हुआ क्या, जो हेल्थ केयर सिस्टम है बहुत अच्छा हो गया। एज अ रिजल्ट सक्सेसफुल कंट्रोल ओवर द एफोर्सेड डिजीज एंड डेथ रेट। बोलते क्या है कि अगर हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा हो जाए तो एपिडेमिक्स को हम इजीली हैंडल कर पाएंगे। अच्छे अच्छे इनोवेशंस आ गए, अच्छी अच्छी वैक्सीन्स आ गई। तो उससे जो प्लेग था, मलेरिया था, ट्यूबरक्लोसिस था, वो जड़ से उखड़ गया। तो इससे काफ़ी डेथ रेट कम हो गया उसकी वजह से। फिर आता है कंट्रोल ऑन ड्रॉट। साइंस और जो साइंस और टेक्नोलॉजी है वो ड्रॉट को कंट्रोल करने की और हमें ले जाती है। इससे होता क्या है, जो डेथ है और जो हंगर डेथ है वो स्टॉप की जाती है। और जो सप्लाई जो फूड की है वो कंसिडरेबली इंक्रीज हो गया आफ्टर 1960। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया इंडिया में और फूड ग्रीन बहुत इजीली अवेलेबल हो गए और ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत अच्छा हो गया और बहुत अबंडेंस में फूड अवेलेबल था। तो हम बोल सकते हैं कि हम स्टार्वेशन रिलेटेड डेथ को हम प्रिवेंट कर पाए। तो ड्रॉट की जो सिचुएशन थी वो 1966 के बाद, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जड़ से उखड़ गई। और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलप हुआ है तो उससे भी ड्रॉट काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाए हैं इंडिया के लोग। फिर आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल कैलामिटीज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ। तो जैसे अलग अलग कैलामिटीज थी पहले, जैसे अर्थक्वेक था, सुनामी थी, लैंडस्लाइड्स थे, फ्लड थे, फेमाइन, जो बहुत ही हाई डेथ रेट की तरफ लेके जाता था। और जो कैलामिटीज थी वो हम अभी समझ पाएंगे कि काफ़ी कम हो गई है और काफ़ी इमीडिएट रिलीफ मिला है लोगों को। और इन सब कैलामिटीज तो जो पैसे बेसिक रिक्वायरमेंट थी, जैसे खाना, मेडिसिन, बहुत इजीली अवेलेबल हो गया लोगों को। और अलग अलग टेक्नोलॉजीज आ गई है इसकी वजह से ये चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इससे भी डेथ रेट काफ़ी कम हो गया है। तो पहले तो इसके कॉजेज क्या थे डेथ रेट का? पहला था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का इम्प्रूवमेंट है, उसकी वजह से काफ़ी कम हो गया डेथ रेट। दूसरा आता है कंट्रोल ओवर एपिडेमिक्स। ये जो अलग अलग बीमारियाँ थी, प्लेग था, मीजल्स था, टीबी था, मलेरिया था, वो वैक्सीनेशन के थ्रू जड़ से उखाड़ दिए गए। फिर ड्रॉट को भी कंट्रोल किया गया आफ्टर 1960 के ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद। फिर प्रोटेक्शन दिया गया नेचुरल कैलामिटीज के अगेंस्ट। और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी काफ़ी अच्छी। इसकी वजह से जो फूड ग्रेन था, मेडिसिन था, बहुत इजीली अवेलेबल हो गया। अर्थक्वेक को और सुनामीज को, लैंडस्लाइड्स को और फ्लड्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया हमने। इससे काफ़ी हद तक जो डेथ रेट है वो बहुत कम हो गया। आता है अलग अलग मेजर्स जो कंट्रोल पॉपुलेशन के लिए थे। पहला था मास एजुकेशन और अवेयरनेस। अलग अलग जो मेजर्स हैं जिसकी वजह से हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर पाएंगे वो अभी नीचे दिए गए हैं।
पहला आता है मास एजुकेशन एंड अवेयरनेस। तो ये ज़रूरी है कि जो पीपल है वो जो इम्पोर्टेंस है स्मॉल फैमिली का वो रियलाइज़ करें। इससे बर्थ रेट काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि हम प्रोपागेट करें और एजुकेशन इसकी बढ़ाएं, फैमिली प्लानिंग की, और सोसाइटी को अवेयर करें इसके अलग अलग प्रोग्राम्स के बारे में, फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम्स के बारे में। हम उसको अलग अलग विजुअल मीडिया के थ्रू टेलीकास्ट करें, स्कूल में पढ़ाएं, कॉलेजेस में पढ़ाएं। एक्सपर्ट लेक्चर भी ज़रूरी है इन सब चीज़ों के लिए। और इसकी अवेयरनेस अगर बढ़ जाए अ, अ, तो ये बहुत ही अच्छा पार्ट कंट्रीब्यूट कर सकता है इंडिया में बर्थ रेट को कंट्रोल करने के लिए। अलग अलग प्लेस के थ्रू, मीम्स के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू अगर ये अच्छे से फैलाया जाए तो काफ़ी हद तक ये जो बर्थ रेट की पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से बर्थ रेट बहुत बड़ा रीज़न है, बर्थ रेट वो कम हो जाएगा। 2000 में, ईयर 2000 में पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी, एम्फसाइज किया था वुमेन अपलिफ्टमेंट पे। डेमोग्राफर्स बिलीव करते हैं कि जो एजुकेशन है एक बेस्ट मेथड है फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम मास एजुकेशन की अवेयरनेस बढ़ा दें और आप कल को रियलाइज कराएं फैमिली प्लानिंग कितनी ज़रूरी है एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, तो हम बोल सकते हैं कि जो बर्थ रेट है वो बहुत काफ़ी हद तक कम हो सकता है। दूसरा है इफेक्टिवनेस ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। अब ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए और पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए अलग अलग सर्विसेज और इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने चाहिए फैमिली प्लानिंग के लिए, और इन सबको और बड़े स्केल पे बढ़ाना चाहिए। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम एक बहुत सिंपल, इजी और अफोर्डेबल अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव हमें करना चाहिए। मतलब जो कॉन्ट्रासेप्टिव है, कॉन्डम्स है, वो हमें हर जगह पे इजीली अवेलेबल करने चाहिए। इससे हम काफ़ी हद तक बर्थ रेट कंट्रोल कर पाएंगे इंडिया में। एक फैमिली प्लानिंग का पार्ट है। और जो पॉपुलेशन पॉलिसी है 2000 में आई थी, वो यही प्रोग्राम लेके आई थी और अलग अलग फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम लेके आई थी। इससे स्टरलाइजेशन पे ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया, अनवांटेड प्रेगनेंसी पे काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया, उसको प्रिवेंट करने के अलग अलग मेथड बताए गए। तो पॉपुलेशन पॉलिसी में एक तो क्या किया गया, जो स्टरलाइजेशन था ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया। दूसरा प्रिवेंशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी पे ज़्यादा क्या बोलते हैं एम्फेसिस दिया गया। और जो प्रिवेंटिव मेथड थे हमें वो भी समझाए गए 2000 की पॉपुलेशन पॉलिसी में। भी आगे आता है इंक्रीजिंग द एज ऑफ मैरिज, रेजिंग द स्टेटस ऑफ वुमेन। ये भी एक अच्छा मेजर है लेने का। तो अगर हम लीगल एज है मैरिज की वो हम बढ़ा दें वुमेन की, तो हम बोल सकते हैं तो काफ़ी हद तक जो बर्थ रेट है वो कम हो जाएगा। अच्छा, क्यों कम होगा? क्योंकि जो फीमेल की जो फर्टिलिटी रेट है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी अगर वो 18 प्लस या फिर 20 प्लस होके शादी करे। समझ रहे हो? और इससे समझ भी बढ़ती है। तो तभी जो पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी 2000 में, तो काफ़ी एनकरेजमेंट मिला कि राइजिंग द एज ऑफ वुमेन पे जो 18 से 20 हो गई, अगर पॉसिबल हो पाए तो। अ, और साथ में अगर वुमेन का जो स्टेटस है सोसाइटी में अगर बढ़ जाए इन कंपेयर टू वुमेन, इन कंपेयर टू मैन, और अगर ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले वुमेन को द मैटर ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट पे, इससे भी काफ़ी हद तक जो फैमिली साइज है उस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। तो वुमेन की इम्पोर्टेंस बढ़ा दी जाए, साथ में जो लीगल
लीगल एज है मैरिज की 18 से 20 की जाए वुमेन की, तो काफ़ी हद तक ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व की जा सकती है इंडिया में, बर्थ रेट की, हाई बर्थ रेट की। फिर आगे आता है इंसेंटिव्स एंड डिसइंसेंटिव्स। अलग अलग फायदे और नुकसान गवर्नमेंट को प्रोवाइड करने चाहिए बच्चे पैदा करने पर, और ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा फैमिली प्लानिंग की। जैसे जो इंडिया में जो कपल है, अगर वो स्टरलाइजेशन की ओर जाते हैं, स्टरलाइजेशन को ऑप्ट करते हैं, तो उनको एक फाइनेंशियल कंपनसेशन मिलना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। को एक फाइनेंशियल कंपनसेशन मिलना चाहिए जो कपल स्टरलाइजेशन करवाता है। चाइना में अडॉप्ट किया है ये जो डिसइंसेंटिव है और जो डिस्करेजमेंट है हाई पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। इसमें होता क्या है, अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है कपल्स को, और अलग अलग फैसिलिटीज विड्रॉ की गई है कपल्स को जिसको दो से ज्यादा बच्चे हैं। पर अभी अभी कुछ रिलैक्सेशन भी आए हैं उस वहां पे। और ये भी एक इंडिया में है कि इलेक्शंस में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है उसके इलेक्शन में अगर जो पार्टिसिपेंट है उस कपल को अगर दो से ज्यादा बच्चे हैं तो वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ये भी एक डिसइंसेंटिव है, पर बहुत ही कम स्केल पे है, बहुत ही लिमिटेड ग्रुप ऑफ पीपल का है ये। कि कितने लोग आजकल जो सेल्फ गवर्नमेंट बनाने की ट्राई कर रहे होंगे, कितने लोग इलेक्शन में खड़े होने की ट्राई कर रहे होंगे, बहुत कम लोग है ये, तो अच्छी बात नहीं है। एक बहुत ही बड़ा डिसइंसेंटिव गवर्नमेंट को देना चाहिए कपल को जो दो से ज्यादा बच्चे कर रहे हैं। चाइना ने भी एक बहुत ही ज्यादा डिसइंसेंटिव दिए थे जो डिस्करेज कर रहा था ज्यादा पॉपुलेशन के राइज को। अलग अलग फैसिलिटीज थी वो चाइना में छीन ली गई थी कपल से जिसके पास दो से ज्यादा बच्चे हैं। क्या हमें भी ऐसे कुछ पॉलिसी अभी लानी चाहिए जिसकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए। अभी आता है एक्सपांशन इन मेडिकल सर्विसेज एंड ग्रोइंग इफेक्टिवनेस। अगर जो इंडिया में डेथ रेट अगर वो कैसे नीचे आया है, वैसे ही अगर बर्थ रेट भी नीचे आ जाए तो हम काफी हद तक ये सॉल्व कर सकते हैं। पर जो डेथ रेट है इंडिया में वो अभी भी काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। तो साइंस की हेल्प के थ्रू और बाकी अलग अलग इंक्रीज सर्विसेज और फैसिलिटीज के थ्रू जो चाइल्ड बर्थ है और उसकी जो हेल्थ है ऑफ न्यूबॉर्न बेबी वो काफ़ी अच्छी हुई है, इंक्रीज हुई है कि अलग अलग फैसिलिटीज और जो सर्विसेज है वो बढ़ गई है, और जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो अच्छा हुआ है। और चाइल्ड बर्थ का भी जो पार्ट है, तो चाइल्ड बर्थ की जो एक बोलते हैं एक पार्ट है जो ह्यूमन का पार्ट है लाइफ का, वो भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हुआ है, तो जिससे चाइल्ड बर्थ बहुत बढ़ गई है। तो अलग अलग वैक्सीनेशन आई है इस इफेक्टिवनेस को फैलाने के लिए चाइल्ड के लिए। तो उनका जो हेल्थ है वो काफ़ी इम्प्रूव होना चाहिए वैक्सीन्स के थ्रू। और अलग अलग अवेयरनेस भी फैलाई गई है रिगार्डिंग डिजीज लाइक एड्स, और अलग अलग जो इन्फेक्शियस डिसीज है वो इंडिया में कम हो गए हैं, सेक्स रिलेटेड डिसीज। और ये सब को हम एक काफ़ी हद तक इससे डेथ रेट कम कर पाए, और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम हुआ है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। और इंडिया ऐसा पहला कंट्री था जिसने पॉपुलेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, कंट्रोल पॉपुलेशन। पता नहीं कितनी इफेक्टिव थी, ये पता नहीं है मुझे। और ये जो पॉलिसी थी वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन के अंडर सेटअप हुई थी इन द ईयर 2000। The various measures in the population policy will result in increase in social awareness,
social welfare, which in turn will improve awareness among population group. और अलग अलग वेरियस मेजर्स इंट्रोड्यूस हुए थे पॉपुलेशन पॉलिसी में. इसने सोशल वेलफेयर की और काम किया और इसने अवेयरनेस बढ़ा दी पॉपुलेशन ग्रोथ की. ये कुछ मेजर्स थे. पहला था मास एजुकेशन और अवेयरनेस, effectiveness towards family planning program. तीसरा, increase in age of marriage and rising the status of women. चौथा, incentives or disincentives. पांचवा, expansion in medical services and its growing effectiveness. तो चैप्टर यहीं पे खत्म होता है. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना. मैं हर रोज ऐसे कुछ वीडियोस डालता हूँ और चैप्टर समझाता हूँ. तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर करना फ्रेंड्स को नीड हो. तो अभी हम अगले वीडियो में मिलते हैं. बाय, टेक केयर.